सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से अभी चल रही होगी। दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर। अभी तक दोस्तों हमने आपकी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 17 तक अपलोड कर दी है। यदि किसी कारणवश आप सभी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याशित यानी कि विड्रॉन किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अध्यादेश जो होता है ना, अध्यादेश दो अध्यादेश होती है। एक होती है दोस्तों की जो केंद्र में मतलब कि जारी होती है। ठीक है। तो केंद्र में जो दोस्तों क्या होती है, जब केंद्र में लागू होती है अध्यादेश, तो वो कौन राष्ट्रपति करते हैं। यानी जो राष्ट्रपति करते हैं ना, अध्यादेश जारी करते हैं, वो कब करते हैं तो केंद्र में करते हैं। कहाँ करते हैं? केंद्र में करते हैं। और दोस्तों अनुच्छेद जो है ना इसका 123 के तहत करते हैं। यानी कि जो केंद्र में जारी होती है अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा, वो अनुच्छेद 123 के तहत होती है। वही दोस्तों हम बात करते हैं कि 213 में कहाँ है, तो जो राज्य होती हैं, वो जो राज्य है, जैसे कि हमारा बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में जो अध्यादेश जारी होगी वो राज्यपाल द्वारा जारी होती है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद नंबर जो है 213, इसके तहत जो है ना राज्यपाल किसी भी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को कौन मतलब कि घोषित करता है दोस्तों, वो राज्य के राज्यपाल करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और दोस्तों, बिहार के जो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, हमें कमेंट बॉक्स में बता देते हैं कि आप प्रश्न को गलत बताते हैं। आपके आधे से ज़्यादा प्रश्न होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है। तो देखिए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट कीजिए, अच्छी बात है। यदि हम कहीं गलत कर रहे हैं, देखिए गलती सबसे हो सकती है, हमसे हो सकती है, सबसे हो सकती है। ठीक है। तो आप ये लिखते हैं कि कमेंट मतलब कि आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आप उसको लिखने के नहीं बजाय आप ये बताइए कि किस प्रश्न में गलती होते हैं और क्या प्रूफ है आपके साथ आपके पास, और किस वजह से आप बोलते हैं कि ये प्रश्न गलत है। ठीक है। यदि आप अपना प्रूफ दीजिएगा वहाँ पे, तो उससे क्या होगा ना कि बहुत फ़ायदा होगा अन्य सभी लोगों को। ठीक है। तो वो आप लिखना मतलब कि आप लिखिए कि हाँ, आप गलत बता रहे हैं, ये मेरे एक्सेप्टेबल है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। लेकिन उसको आप ये मतलब कि लिखने बजाय आप लिखेंगे ना कि मतलब कि इस प्रश्न का आंसर सी क्यों होगा, बी क्यों होगा, प्रूफ के साथ बताइएगा, तो वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो आगे से जब कोई प्रश्न गलत होते हैं तो उसका अपना प्रूफ आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। बस इतना नहीं लिखना है आपको कि आपने आधे से ज़्यादा प्रश्न गलत बता दिए। आधे से ज़्यादा मतलब क्या हुआ कि मतलब 100 प्रश्न है, 100 में से क्या हुआ 51 प्रश्न जो है नाम गलत बता चुके हैं। इसका मतलब यही हुआ है आधे से ज़्यादा। लिखने में कुछ नहीं होता दोस्तों, आप लोग लिख देते हैं, लेकिन उसके बदले जो कमेंट पढ़ते हैं लोग, उसको बहुत तकलीफ होती है इस चीज़ से। ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखेंगे। जो भी प्रश्न गलती होते हैं ना, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, जो हम गलत करते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हमसे गलती हुई है। लेकिन दोस्तों कहाँ पर गलती हुई है, आप सभी लोग अपना प्रूफ आंसर जरूर कीजिएगा वहाँ पे कि हाँ इस वजह से गलती हुई है और इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है। तब हम समझेंगे कि हाँ आप सच में पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही कुछ भी कमेंट करने से कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। देखिए दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है ना, एक बीमारी होती है। ठीक है। और ये बीमारी जो होती है ना शरीर में, देखिए बहुत सारी जो हमारे पास जो मतलब कि लोहा होती है, सोडियम होती है, फास्फोरस होती है, सभी की जरूरत होती है हमारे शरीर में। तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो होती है ये बोन से संबंधित, यानी कि जो हड्डियाँ होती है ना, इससे संबंधित होती है। कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस रोग। और दोस्तों हड्डियों की जो मतलब कमजोर हो जाती है ना, तो कैल्शियम की वजह से होती है। यानी कि आपके बॉडी में यदि कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना, तो आपके शरीर में जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस रोग होगी, जिससे हड्डी आपका कमज़ोर हो जाएगा और हड्डी में क्या होगा, घनत्व नहीं होगा, यानी कि मजबूत नहीं रहेगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो कैल्शियम की बॉडी में कमी होने की वजह से होती है। तो आप लोग कैल्शियम को भरपूर मात्रा में लेते रहिए, जिससे कि आपका हड्डी जो है वो मजबूत बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जादूगोरा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना यहाँ पे जो जादूगरा है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जादूगरा किसके लिए फेमस है। देखिए जादूगरा जो होती है ना, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि जादूगरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये तो बात पहली हो गई। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जादूगरा है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है अभी वर्तमान में। तो उसकी जो एक राज्य है कौन सी, झारखंड। ठीक है। और झारखंड राज्य का एक सिंहभूम जिला है, आप सभी जो जानते होंगे
झारखंड में जो ज़िले हैं कौन से, सिंहभूम, और सिंहभूम ज़िले में ना ये पड़ता है कौन सा, जादूगोरा का मतलब यूरेनियम की खान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे जादूगोरा झारखंड में पड़ती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों जो जादूगोरा यूरेनियम खान थी ना, ये मतलब कब से स्टार्ट की गई थी, तो 1967 ईस्वी से इसको इस्टेब्लिश की गई है, इसकी स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट की गई है किसको, जादूगोरा यूरेनियम की खान को। और ये भारत का भूमिगत जो है ना यूरेनियम खनन का मतलब पहला जो था ना भूमिगत यूरेनियम खनन, वो कौन सा था, ये जादूगोरा का ही खान था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, और ये गांधी इरविन समझौता है, तो ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, 4 में दे रखा है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो हड़प्पा, हमने आपको जो पेड बैच बना चल रहा है टेलीग्राम पर, उसमें हमने आपको हड़प्पा सभ्यता को करवा दिया है, और उसमें हम जो भी हमारे पेड बैच स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे। ठीक है, देखिए हड़प्पा स्थल जो रंगपुर है ना, किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, तो रंगपुर दोस्तों ये कहाँ पे है आपका, तो ये आपका पड़ जाएगा कहाँ पे, सौराष्ट्र जिले में, जो गुजरात है ना, गुजरात की जो सौराष्ट्र जिला है, यहाँ पे पड़ता है कौन सा, रंगपुर, जो किसका स्थल है, तो हड़प्पा का। दोस्तों हड़प्पा जो थी ना, एक मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और एक शहरी सभ्यता थी, इसे भी आप याद रखेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, ये किस प्रकार की सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी, और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो कालबेलिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कालबेलिया नृत्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, एक सपेरा डांस कहते हैं, जिसमें एक डांस होती है सपेरा डांस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कालबेलिया डांस कहते हैं। तो जो कालबेलिया डांस है ना, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। कहाँ से, राजस्थान राज्य से संबंधित है, कौन सी, कालबेलिया डांस। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास में बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस के द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी। मूल का आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, जो आनंद मठ है ना, इसके बारे में हम बता चुके हैं आप इससे पहले भी। आनंद मठ की रचना किसने की थी ना, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ना आनंद मठ की रचना की गई थी। ठीक है, और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ना, वो कौन सी है, तो वंदे मातरम। तो क्वेश्चन पूछा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है ना, ये कहाँ से ली गई है, तो उपन्यास जो है ना, ये आनंद मठ इसी उपन्यास से दोस्तों की ली गई है, वंदे मातरम को ली गई है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की थी, तो वो की थी किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपके पास है कि प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी होती है। दोस्तों प्रतिबल जो होती है ना, प्रतिबल मतलब क्या होता है, जैसे आप इसे दाब भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जो प्रेशर होती है, तो प्रेशर और दाब एक ही होता है, या प्रतिबल बोल सकते हैं। तो प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है पास्कल। जो दाब की होती है ना एसआई यूनिट, वही पास्कल होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों वाट किसका होता है, तो शक्ति जो पावर होती है ना, पावर का मतलब क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, और दोस्तों जो कार्य होती है, वर्क होती है, वर्क का मतलब क्या होता है, जूल होती है। ठीक है, और बोल्ट जो होती है किसका होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, यदि आप लोग पता है कितना आसान प्रश्न हम लोग आपसे पूछते हैं, जो प्रश्न आपसे पूछते हैं उसका जवाब तो आप लोग देते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन कुछ से कुछ कमेंट करते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग जो जानते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अपना जवाब हम जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ने वाले बहुत स्टूडेंट कम ही होते हैं, और जो नहीं पढ़ते उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, सिलेक्शन कम ही का होता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, इसका यदि जवाब देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, नहीं देंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हमारे चैनल पे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बिहार की कौन से ज़िले की सीमा नेपाल के साथ नहीं मिलती है। दोस्तों आप यदि बिहार का नक्शा देखेंगे तो देखिए दिखाई का नक्शा कुछ इस टाइप का दिखने को मिलेगा आपको, है ना। तो देखिए जो बिहार के ऊपरी ज़िले हैं ना, ये सभी के सभी उत्तर में जितने ज़िले हैं, ये सभी जो आपको यहाँ पर नेपाल पड़ता है, तो नेपाल से सटने वाले ज़िले हैं ना बिहार के, वो कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। ठीक है, तो सातों जिला जो है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है कि सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और जहानाबाद। तो देखिए दोस्तों जो सीतामढ़ी है और अररिया है
मधुबनी है, ये सभी क्या यहाँ पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, ये सभी किसमें आते हैं दोस्तों? तो ये नेपाल से संबंधित है। जबकि जहानाबाद उससे कहाँ पड़ता है? वो जहानाबाद यहाँ पड़ता है, यहाँ पे। तो बताइए क्या नेपाल सट रहा है? क्या नहीं सट रहा है? तो जहानाबाद क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जहानाबाद के आसपास में कौन सा है? अरवल हो जाएगा, नालंदा है, औरंगाबाद है, गया है, ये सभी यही इसी आसपास में ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे जो जहानाबाद है ना, ये नेपाल से नहीं सटता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य से लोकप्रिय है? दोस्तों मधुबनी जो मतलब आप नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, ये किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है, और ये बिहार का ही एग्जाम है, तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली जो निम्न में से भारत के किस राज्य से लोकप्रिय है? तो वो बिहार में लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस समूह से संबंधित नहीं होगा। तो आपको वही चूज करना है जो इसमें संबंधित नहीं है। पहला है अल्टरन्यूट यानी कि कम करना, दूसरा है न्यूनीकरण करना, तीसरा पास है बिगाड़ना, और चौथा है हल्का करना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कम करना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम कर दिया, जैसे 5 था तो 4 कर दिया, क्या कहेगा? कम कर दिया ना। न्यूनीकरण मतलब क्या होता है कि उसको कम करना होता है। ठीक है, और जो हल्का करना मतलब कम करना होता है। जैसे भारी था, इतना बड़ा था, इसको छोटा कर दिया, हल्का कर दिया ना। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये जो है एक मैच कर रहा है, यानी कम करने की यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन अगर एरेगेवेट मतलब क्या होता है? बिगाड़ना, यानी बिगाड़ना जो होती है इस समूह से अलग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास सही जवाब होगा, क्योंकि हमको अलग ही चूज करना था। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन्हीं 2 अंकों को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कौन से अंक को आप बदलेंगे तो आपका समीकरण जो होगा संतुष्ट होगा, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो देखिए इसमें दोस्तों आपको ना जहाँ पे 6 और 8, यानी कि देखिए जहाँ पे 6 और 8 को चेंज करेंगे, देखिए 1 6 है ना, तो 1 की जगह पर 6 की जगह 8 रखेंगे, और 6 की जगह 8 की जगह क्या 6 रखेंगे। यानी कि जहाँ पे 8 है वहाँ पे 6 रखेंगे, और जहाँ पे 6 वहाँ पे 8 रखेंगे। यहाँ पर भी 6 रखेंगे, यहाँ पर भी 6 रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे। यदि आप ऐसे पूरा कीजिएगा ना तो आपका 345 इधर भी हो जाएगा, और इधर 345 तो है ही। दोनों क्या होगा? RHS बराबर LHS क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न आपके हम छोड़ते थे तो बहुत सारे कमेंट आता था मेरे वीडियो में कि इसको भी बताइए। चलिए इसको भी हम आप बताना चालू कर देंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, आप लोग कर लिया कीजिए खुद से, लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका भी हमको आंसर देना होगा। देखिए 44 से 76 हो रहा है ना, कैसे हो रहा है? आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो इसके बीच जो गैप बन रहा है ना, वो कितना बच रहा है? 32 का गैप बन रहा है। ठीक है, और उसके बीच क्या गैप बनेगा? फिर इधर देखेंगे दोस्तों, इसके बीच कितना गैप बन रहा है? 48 का गैप बन रहा है, और इसके बीच कितना है? 56 का गैप बनेगा, और इसके बीच कितना होगा? 6 में से गया 2, 15 में से 15 से 8 के 7, 72 का गैप बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 है ना, तो 32 8 40 8 8 का गैप हो रहा है यहाँ पे। यदि 8 जोड़ेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 32 8 40 8 48 8 56 8 62 हो गया ना। तो इस प्रकार ये हो रहा है कि देखिए जितना भी हमें गैप हो रहा है दोनों को जोड़ दिया ना, 32 और 44 करके 76 हुआ ना, उसी प्रकार हम 76 और 40 जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो आप 76 प्लस 40 कीजिए, कितना हो जाएगा? 76 प्लस 40 करेंगे कितना होगा? देखिए 6 और 7 4 11 116, यानी 116 जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। डॉग का जो संबंध कैनल से है वही संबंध चिकन का है। देखिए दोस्तों डॉग का मतलब क्या होता है? डॉग मतलब का तो कुत्ता, तो कुत्ता का जो रहने का जगह होती है ना, जहाँ पे कुत्ते रहते हैं उससे बोलते हैं कैनल, कैनाल बोलते हैं। और जो यहाँ पे चिकन रहते हैं ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन से देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रॉयलर है, रूस्टर है, चिक है, और कूप है। तो दोस्तों जहाँ पे हम लोग चिकन को रखते हैं ना, मुर्गे को रखते हैं, उसको रहने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? कूप के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दी गई समुच्चय सेट की संख्याओं के मध्य है। यानी दोस्तों आपके पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, और ये आपको ये पहले देखना होगा कि ये किस टाइप से ये हो रहा है। उसी यही नियम को कौन सा यहाँ पे 4 ऑप्शन से फॉलो करेगा, वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, आप खुद से ट्राई कीजिए पहले। आई होप दोस्तों आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। हम आपको बता देते हैं। देखिए 21 में से 9 घटाएंगे ना, 21 में से 9 तो कितना हो जाएगा पास? तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए फिर क्या करेंगे हम? 33 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा पास? तो मतलब कितना? 13 में से 9 गया 4 24,
24 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, तो देखिए जो इसमें से पहले में से दूसरे घटाएंगे ना तो 12 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे घटाएंगे कितना, 24 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या देख पाएंगे, इसका दोगुना हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले में से दूसरे को घटा करके जो आएगा, फिर दूसरे में से तीसरे में से दूसरे को घटा के जो आएगा उसका दोगुना होना चाहिए ये। तो सेम यही ऑप्शन जो है कहाँ पे हो रहा है, इसी को हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए 11, 13, 9 को ले लेते यदि हम, तो 11 में से 3 घटाएंगे कितना, कितना बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा ना, 8 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे रूल के अनुसार, 19 में से 3 घटाएंगे, तो 19 में से 3 घटाएंगे कितना होगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। तो ठीक है, इसका आप देखिए यहाँ पे क्या दोगुना हो रहा था ना इसका, तो क्या यहाँ पे दोगुना हो रहा है, 8 दूनी 16 बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है इसको फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। नीचे दिए कागज़ को मोड़ने और खोलने का तरीका दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो एक कागज़ दे रखी है जिसको पेपर फोल्डिंग बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, मतलब पेपर मोड़ा हुआ है, किस टाइप से मोड़ा हुआ है, फिर इसको खोलना है हमको। तो देखिए दोस्तों पहले ये इस टाइप से मोड़ा हुआ था ना, अब पहले क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जब जाएगा तो सेम फिगर बनेगा, यानी कि सेम फिगर जहाँ पे बनेगा यानी इस टाइप का ही मतलब फिगर बनेगा यहाँ पे। तो देखिए इस मतलब नीचे में भी वही होना चाहिए और ऊपर में वही सेम होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में दे रखा है ऐसा, तो देखिए इसमें है क्या, इसमें उल्टा पुल्टा या नहीं होगा, इसमें है कहाँ हो है, इसमें हो सकता है। 3 ऑप्शन देख लेते हैं इसमें होगा क्या, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं है, यानी कि हमारे पास जो है ना पहला और चौथा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब इसको उल्टाएंगे ना, तो जब उसको उल्टाइएगा इधर से तो ये इधर से इधर पलट जाएगा, ये जो होगा ये इधर से इधर पलट जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों मुंह जो है इसका मिलता हुआ दिखेगा इस टाइप से। तो किस में मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मिल रहा है, यहाँ पे नहीं, ये दोनों एक ही हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन बच जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो ये आकृति दे रखी है ना आपको, तो किस फिगर में सेम यहाँ पे दे रखा है, आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा ये वाला, इसी में आकृति आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपके पास है कि एक कुट भाषा में बफेलो को ये लिखा जाता है और चीता को ऐसे लिखते हैं, तो कह रहा है कि लियोपर्ड को कैसे लिखेंगे, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है ना, देखिए ये पीछे से देखिए, वो कितना होता है 15 होता है ना, ये कितना होता है आर 18 होता है। यानी कि पहले क्या हुआ, पीछे से हम देखेंगे तो +3 हो रहा है, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर देखिए एल कितना होता है 12 होता है और आई कितना होता है 9 होता है, अब -3 हो रहा है। यानी कि पहले में +3 दूसरे में -3। आगे हम बढ़ते हैं, एक 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 मतलब एक कितना होता है, 1 होता है और 4 होता है, यानी +3 हो गया। अब देखिए एफ कितना होता है 6 और 3, यानी इसमें क्या हो रहा है ना, पहले पीछे से देखेंगे तो पहले +3 हो रहा है और बाद में -3 हो रहा है, पहले +3 हो रहा है -3 हो रहा है। तो यही सेम प्रक्रिया हम इसमें करेंगे, किसमें, लियोपार्ड में करेंगे। तो देखिए LEOPARD लियोपार्ड है ना, तो पीछे से हम स्टार्ट करेंगे तो डी कितना होता है 4 मारता है, 4 हम पहले 3 जोड़ेंगे ना 7 होगा। यानी कि जो 7 कितना क्या होता है, जी होता है, यानी जी से वो चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। जी से क्या होना चाहिए, वो स्टार्ट होना चाहिए। तो जी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जी से है ना, यानी कि उतना हमको आगे बढ़ना ही नहीं है, बस एक ऑप्शन देखे मेरा काम हो गया, इससे हम आगे बढ़ जाएंगे, जिससे क्या हमारा समय बच जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बड़ी ध्यान से देखना है कि इसमें एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए ये यहाँ पे 6294 दे रखा है और 32 दे रखा है, 4381 दे रखा है और इसमें ये दे रखा है। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या कैसे आ रहा है। देखिए इसे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 94 से जब 62 घटाइएगा तो कितना होगा, 4 में 2 9 में 6 32 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से 81 में से ये आगे वाला 2 को घटा देंगे, 83 घटा देंगे, कितना होगा, 11 में से 8 गया, 13 11 में से 3 गया 8 हो गया। यहाँ बचा कितना, 7 में से 4 गया 3, 38 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है 3 में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बना लिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से चित्रण करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। पहले ट्राई कीजिए आप खुद से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पक्षी है, ट्यूना है और कैनरी है। तो यदि हम इसमें यहाँ पे देख लीजिए,
यदि हम ये बी वाला कौन सा है, बी पक्षी है ना, तो पक्षी वाला को देखिए बाहर में हम जो है ना इसको पक्षी बना लेते हैं, बड़ा वाला को पक्षी बना लेते हैं, ठीक है। और जो अंदर में क्या है, कैनरी हो जाएगा, कैनरी। और जो है ना ये ट्यूना होती है, ये अलग होती है, यानी जो मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि पक्षी के अंतर्गत कौन आया, तो कैनरी आया, यानी कैनरी पक्षी का नाम है। तो पक्षी का अंदर क्या आ गया, तो कैनरी आ गया, लेकिन ट्यूना होती है ये सबसे अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हिंदी प्रश्न की ओर। हिंदी का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द शूद्र का विपरार्थक है, यानी कि शूद्र का विपरार्थक कौन सा आपको बताना है। भव्य है, महान है, खोटा है और गुरु है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा शूद्र का मतलब जो विपरार्थक शब्द हो जाएगा। देखिए शूद्र मतलब क्या होता है, छोटा व्यक्ति होता है, या मतलब कि छोटा व्यक्ति बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, महान व्यक्ति हो सकता है यहाँ पे। तो उसका उल्टा आपको पूछा जा रहा है, यानी विपरार्थक पूछा जा रहा है, तो महान व्यक्ति यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी इसमें कौन सा तद्भव नहीं है आपको बताना है। धैर्य है, धोती है, दाहिना है और धान है। तो इसमें देखेंगे ध्यान से, तो जो देखिए धैर्य, धोती और धान ये तीनों क्या है, तो तद्भव है। क्या है, तद्भव है। लेकिन दाहिना दोस्तों क्या होती है, दाहिना यहाँ पे आपका तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 22 का 3 है, इस प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसका जो है ना तद्भव नहीं है, तो दाहिना यहाँ पे तद्भव नहीं हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में एरर है, यदि इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है कह रहा है। तो देखिए धोती भी तद्भव होता है, धान भी तद्भव होता है, धैर्य भी तद्भव होता है और दाहिना भी तद्भव होता है। इसका मतलब यहाँ पे तद्भव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तत्सम होना चाहिए। तत्सम कौन सा शब्द नहीं है आपको ये बताना होगा। तो देखिए दोस्तों तत्सम जो शब्द कौन सा नहीं होगा यहाँ पे, तो तत्सम से दाहिना नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, सही है यहाँ पे, छोड़ दीजिए यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे बस इसको ही चेंज कर दीजिए कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो यहाँ पे दक्षिण होना चाहिए, ठीक है। दक्षिण दोस्तों क्या होता है, ये तत्सम शब्द होते हैं, तब जाके ये ऑप्शन जो 3 है यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि धैर्य, धोती और धान ये सभी क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और दाहिना भी तद्भव भी होता है, लेकिन हमको छांटना है, तद्भव नहीं है। यदि यहाँ पर दक्षिण लिखा रहता, दक्षिण यदि लिखा रहता है यहाँ पे, तब हमारे पास का सही जवाब हो जाता है, क्योंकि दक्षिण जो होती है वो तत्सम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भावना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों भावना में जो है ना कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है। तो ये भावना में जो होती है दोस्तों वो होती है ना प्रत्यय, ठीक है। कौन सी होती है, ना प्रत्यय। जैसे भावना है ना, भा का वो अन्ना का, तो भावना का कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ना प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ना प्रत्यय जो है यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे इक है, यहाँ पे अक है, यहाँ पे अन्ना है, तो ना कहीं पे है, नहीं है, इसलिए 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इनमें से शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है। शिखा मतलब क्या होता है दोस्तों, शिखा का अर्थ मतलब है चोटी, यानी जो कोई चोटी होती है, पर्वत चोटी, उसे बोलते हैं शिखा के नाम से जानते हैं। तो इसे आप क्या देखेंगे। अगला सवाल है कि दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो दोपहर के बाद का समय होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो दोपहर के बाद का समय जो होती है उसे बोलते हैं अपराह्न, ठीक है। हिंदी में उसे बोलते हैं मतलब अपराह्न, लेकिन लिखते हैं इंग्लिश में PM, ठीक है। और जो पूर्वाह्न होती है इंग्लिश मतलब कि हिंदी में, उसे इंग्लिश में लिखते हैं AM, ठीक है। यानी दोपहर से पहले का समय AM होता है और दोपहर के बाद का समय PM होता है। लेकिन हिंदी में जो बोलेंगे तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न हो जाएगा और दोपहर के पहले का समय क्या होगा, पूर्वाह्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों दोपहर क्या होता है, तो जो दोपहर होती है वो दिन के मध्य का समय जो होता है, यानी ठीक 12 बजे के समय क्या बोलते हैं, दोपहर के नाम से जानते हैं। इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी का सवाल है, कह रहा है कि बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कौन सा, तो सिनोनिम्स बताना है आपको। कोपोसियस, कोपियस मतलब दोस्तों क्या होता है, कोपियस मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होता है ना, यानी कि अधिक मात्रा में होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोपियस बोलते हैं। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो होगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है, तो मतलब कि प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सटेनियस, एक्सटेनियस मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका आपको अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम्स बताना है आपको। तो एक्सटेनियस मतलब होता है क्या कि असंगत, यानी कि कोई चीज़ जो असंगत होती है, ठीक है, यानी कि कोई मतलब कि ठीक से मतलब मेल नहीं खाता है, उसे क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो उससे मेल खाता है, जो इसका मतलब क्या हो, रेलिवेंट हो गया। कोई चीज़ जो रिलेवेंट होती है, इसी एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सेट रिलेवेंट है, तो ये इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ इसमें कि जो चीज़ असंगत है तो वो उसका उल्टा क्या होगा, जो चीज़ संगत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कौन सा स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो स्पेलिंग नंबर 3 है, यानी कि यहाँ पे
डिस्क्रिपेंसी, ये जो है दोस्तों यहाँ पे सही वर्ड लिखा है, तो इसे आप याद रखेंगे DISCREPENCY, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि असंगति होता है। क्या होता है? असंगति होता है। असंगति होता है और विसंगति होता है, ये सभी क्या होते हैं? तो डिस्क्रिपेंसी का हिंदी मतलब होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि वन ऑफ द रीजन्स द impressionist caused such a scandal was that their colors were टू ब्राइट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन जो आएगा हमारा बिकॉज आएगा, यानी कि वॉज बिकॉज देयर कलर्स वेयर टू ब्राइट, यानी कि उसका कलर जो है बहुत चमकीला था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सी मस्ट समटाइम्स डैश टू रन अवे। तो सी मस्ट समटाइम्स डैश टू रन अवे का इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो आ जाएगा आपका कौन सा आएगा? हैव वांटेड, यानी सी मस्ट समटाइम्स हैव वांटेड टू रन अवे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर का सवाल होगा। अब कह रहा है कि क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? दोस्तों कौन सा ऐसा कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें? तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो Ctrl+U जब दबाएंगे ना तो क्रोम ब्राउज़र में, तो क्या होगा आपके पास? सोर्स कोड को देखने के लिए शॉर्टकट यही है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, चौथा नंबर। MS एक्सेल में वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जा सकेंगे? तो कितने सिलेक्ट होंगे दोस्तों? तो वो हो गए कितने? 30 जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट हो सकेंगे। अगला सवाल है कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन जो यहाँ पे असत्य दे रखा है, गलत दे रखा है। तो पहला आपके पास है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पास की डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। डॉक्यूमेंट फाइल में जो होती है हेडर और फुटर जो होती है वो दोनों हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, पास की एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, ये सही है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे वही आंसर होगा, क्योंकि आपको क्या चूज करना था, कौन सा संबंध गलत है। अगला सवाल देख सकते हैं हम लोग, MS एक्सेल बुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो MS एक्सेल जब खोलेंगे तो MS एक्सेल वर्कबुक में पहली जो वर्कशीट होती है इसका डिफ़ॉल्ट नाम जो होता है दोस्तों वो क्या होती है? शीट 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे स्प्रेड शीट बोलते हैं ना उसे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो वो कीबोर्ड जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? Ctrl+Int जब दबाएंगे तो आप जो है ना वो अंतिम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, अंत पर। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख लीजिए। W3C का ऑप्शन जो होती है मतलब क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होगा नीचे में कहीं पे, हाँ। तो आई होप दोस्तों आपने 4 ऑप्शन को यहाँ पे देख लिया होगा। W3C का पूर्ण रूप जो होता है ना वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि परिणाम निम्नलिखित MX फार्मूला का परिणाम कितना होगा? तो दोस्तों इसका परिणाम आप निकालेंगे तो कितना परिणाम हो जाएगा आपके पास? तो हो जाएगा परिणाम आपके पास 1 आ जाएगा, कितना? 1 आ जाएगा। अगला सवाल है कि .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले परिचित किया गया था? तो किस में परिचित किया गया था आपको सबसे पहले? आपको ये बताना है दोस्तों। तो ये परिचित किया गया था किस में? MS वर्ड 2007 में इसको परिचित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, MS वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइन के साथ रेखांकित अंडरलाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा के पास ऑप्शन है MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। ये भी बात है बिल्कुल सत्य है, यानी कि पहला और कथन जो दूसरा कथन है यहाँ पे दोनों कथन जो यहाँ पे सही दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? ईमेल में अटैचमेंट के रूप में PDF और ZIP फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल आपके पास, अगला ऑप्शन आपके पास है कि ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। दोस्तों CC क्या होता है? CC मतलब होता है कार्बन कॉपी। एक होता है BCC, ठीक है, एक होता है BCC, इसका मतलब होता है क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। और एक होता है CC यानी कार्बन कॉपी होता है। तो इसमें यह कह रहा है कि ईमेल में कौन से कथन सत्य है? तो यही कथन दोस्तों यहाँ पे जो है ना वो सत्य है। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है, बाकी ये सभी कथन जो यहाँ पे गलत दे रखे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग
कह रहा है टेक्निकल प्रश्न है, वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के डैश को झेलेगा। देखिए वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ ये होता है ना दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि तार जो होती है ना किसी भी क्षति की जितनी भी जिसमें वोल्टेज दी जाती है ना, दी गई वोल्टेज को झेल लेगा। यदि यानी कि मतलब ये हुआ कि वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि तार जो है ना बिना किसी क्षति के, बिना किसी लॉस के जितना आप उसको वोल्टेज दीजिएगा वो सभी क्या करेगा, वो झेल लेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि भूमिगत भू संकर्पण में भू संपर्कन की क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों उसकी क्षमता हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपको यहाँ बताना है। तो वो क्षमता होगी, यदि मिट्टी सूखी और लवणीय है तो यह बढ़ जाती है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं ना, सेमीकंडक्टर पदार्थ, इसमें जो अशुद्धि जोड़ते हैं तो इसको अशुद्धि जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे डॉपिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, डॉपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। जर्मेनियम को निम्नलिखित में से किस से मिलकर n प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है। तो जर्मेनियम को किस में मिला करके अर्ध प्रकार बना सकते हैं दोस्तों, तो वो फास्फोरस के साथ मिला करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अर्धचालक बनाया जा सकता है। अगला सवाल आपके पास है कि डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों डायोड का जो अग्रदिश प्रतिरोध होता है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु उपयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन सी होती है। ये पदार्थ दोस्तों कौन सी होती है, आर्सेनिक पदार्थ होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि एक पीएन जंक्शन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए प्रयुक्त होती है। तो एक पीएन जंक्शन डायोड जो होती है, अर्धचालक डायोड होती है, वो किस कार्य के लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों, वो जो कार्य होती है इसके करने के लिए वो होती है रेक्टिफायर में, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है कि जर्मेनियम व सिलिकॉन के संयोजी बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के संयोजी बंधन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों वो कितनी होती है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में पाई जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। डैश एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और इसके मुख्य प्रकार हैं। तो दोस्तों डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो रेक्टिफायर जो होती है दोस्तों वो क्या करती है, डीसी को क्या करती है, एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। जिया तरंग आकृति की एसी को रेक्टिफाई करने में एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट में उपलब्ध प्लेसिटिंग डीसी प्लस आवृत्ति कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी आवृत्ति जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है कि स्रोत आवृत्ति होगी। दूसरा के पास है कि स्रोत आवृत्ति के दोगुने के बराबर हो जाएगी। तीसरा के पास 0 हो जाएगी। और चौथा क्या है, स्रोत आवृत्ति के आधे के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगी, स्रोत आवृत्ति के दोगुने के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह होते हैं। दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर होती है, इसमें धारा प्रवाह जो होती है वो क्या होती है, उत्सर्जक में आधार की तरफ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया चित्र किसको दर्शाता है। दोस्तों ये चित्र आपके पास दे रखा है ना, आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए। ये चित्र है जो दे रखा है यहाँ पे वो किसको दर्शाता है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए पहला आपके पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, तीसरा के पास जेनर डायोड और चौथा है पावर डायोड। तो दोस्तों इसे ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसका ये जो मतलब साइन दे रखा है ये किसका है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। इनमें से कौन सा कथन शक्ति ट्रांजिस्टर के बारे में गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पे जो है आपको शक्ति ट्रांजिस्टर के बारे में गलत चूज करना है। ठीक है, यानी कि 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा, आपको गलत को चूज करना होगा यहाँ पे। देखिए ये एक स्विच की भांति कार्य करता है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी स्विचिंग स्पीड तेज होती है, ये भी सही है। इसकी संरचना समान ट्रांजिस्टर के समान होती है दोस्तों, ये जो होती है ना बिल्कुल गलत है। जबकि दोस्तों यहाँ पे ये तो गलत ही है। तो जहाँ हमको क्या कहता है गलत चूज करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक विद्युत ऊर्जा ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, एक विद्युत ऊर्जा ट्रांजिस्टर होती है वो क्या होती है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो एक विद्युत ऊर्जा ट्रांजिस्टर जो होती है ना वो होती है त्रिस्तरीय द्विसंधियुक्त उपकरण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि एक ट्रांजिस्टर बीटा 200 है, यदि संग्राहक धारा 15 मिली एम्पियर है तो बेस धारा कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों बेस धारा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए बहुत आसान है। देखिए बेस धारा जब भी आपको प्रश्न करेगा बेस धारा निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, इसमें जो भी मतलब करंट दे रखी है, धारा दे रखी होगी, उसको आप क्या कीजिएगा, जहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो या बीटा दे रखा है 200 उसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा। ये आसान, बहुत आसान है। ठीक है, जब भी आपके पास ये दोनों चीज़ दे रखे होंगे ना तो आपको बेस धारा पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, जो धारा है उसको इससे आपको भागा दे देना है। यदि आप भाग देंगे दोस्तों तो आपके पास जो है ना वो कितना आ जाएगा, 7 मतलब कुछ इतना दोस्तों 75 गुना 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75, जो कि 2 है ना यहाँ पे, तो 2 जब मतलब नीचे आएगा कितना होगा 0.75 हो जाएगा लगभग में।
तो मिली एम्पियर हो जाएगा। कहाँ पे दे रखा है देखिए 0.75 0.075 देखिए कितना क्रिटिकल दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो 0.05 एक सेकंड कितना कैलकुलेशन सही से कीजिए यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर और 0.075 मिली एम्पियर। तो एक बार ध्यान से कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे एक सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे आप देखिए इसमें जो भागा देंगे ना, तो जैसे कि 15/200 करेंगे तो 15/200 जब करेंगे तो कितना 0.075 आएगा, ठीक है, मिली एम्पियर, जो कि इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 15 भागा कितना करना है आपको 200 करना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जिस प्रवर्धक में निवेशित संकेत की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एम्पलीफायर करते हैं। क्या होते हैं, लीनियर एम्पलीफायर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि श्रेणी बी प्रवर्धक की दक्षता कितनी होती है? दोस्तों श्रेणी बी जो है ना, इसकी प्रवर्धक की दक्षता होती है, ये कितनी होती है 50% से 60% के बीच में होती है। अगला सवाल आपके पास है कि एक एकीकृत परिपथ आईसी चिप संयोजन अंगों किससे बने होते हैं? दोस्तों जो आईसी चिप होते हैं ना, ये आपके किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि वेन ब्रिज दोलित्र में प्रयुक्त पुनर्वेश होता है, तो प्रयुक्त पुनर्वेश कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती है, दोनों इसमें हो सकती है। अगला सवाल आपके पास है कि दोलन जारी रखते हुए बर्कहासन नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित नियम कौन सी है? यानी कि जो दोलन जारी रखते हुए जो बर्कहासन नामक वैज्ञानिक थे ना, उसके जो नियम दिए थे वो नियम कौन सा है दोस्तों? वो होती है कौन सी, ये नियम जो है दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बर्कहासन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। श्रेणी पोषित परिपथ की अपेक्षा समानांतर हॉर्टल दोलित्र परिपथ को वरीयता प्रदान करने का कारण क्या है? तो उसका परिणाम जो कारण है ना, ये उच्च आवृत्ति स्थिरता होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फेज शिफ्ट आरसी दोलित्र में पुनः निविष्ट वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है, तो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो ये हम प्राप्त कर सकते हैं 3 प्रतिरोधकों एवं एक संधारित्र से इसको हम जो है ना वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मल्टी वाई वाइब्रेटर दोलित्र परिपथ प्रयोग किया जाता है किसमें? तो मल्टी वाइब्रेटर जो दोलित्र होती है ना परिपथ, वो किस में प्रयोग करते हैं दोस्तों हम लोग? तो हम लोग करते हैं इसमें कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत दोलित्र ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। देखिए एसी और डीसी दोनों में, एक दिश धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में या डिस्क्रीट धारा में। तो किस में ये चेंज करता है दोस्तों? ये करता है प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति कौन सी है? तो अधिक जो वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति है ये कौन सी? यूजेटी होती है। यूजेटी क्या होती है? यूजेटी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसे मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है? तो किसको मापने के लिए दोस्तों? तो वो जो विस्थापन मापने के लिए जो है एक विभेदक ट्रांसफार्मर एक क्या होती है, युक्ति होती है। अगला है पीसीएम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पीसीएम का अर्थ जो होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। पीसीएम का मतलब होता है प्लस कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कि पीसीएम से पी से प्लस होगा और सी से क्या होगा कोड होगा और एम से क्या होगा आपके पास मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है? तो कौन से यहाँ पे जो मतलब कि वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी दोस्तों, वो क्या होता है? देखिए ये रैम और कैच, इसमें क्या होता है वोलेटाइल होता है, जबकि जो ईईपी रोम होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके जो रोम होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस धनात्मक समांतर डायोड क्लीपर परिपथ में वायस वोल्टेज ईबी का मान 0 हो तो वी आउट कितना होगा? तो दूसरे का वी आउट जो होगा ना कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस 0.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है? तो कौन सी ऐसी युक्ति होती है जो स्विच के भांति कार्य नहीं कर सकती है दोस्तों? वो होती है ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एफईटी किस पर परिचालित होती है? तो एफईटीपी जो होती है ना, एफईटी ये केवल मुख्य वाहक पर क्या होती है, परिचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी नंबर 20 के बराबर है? दोस्तों बाइनरी नंबर 20 के कौन सी है वो बराबर हो जाएगा, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो बाइनरी हम कैसे निकालते हैं आपको बता दें। देखिए 20 है ना, तो 20 में आप जब तक 2 से भागा देते रहिए, ठीक है। देखिए आप ऐसे बना लीजिए और 2 से भागा दीजिए, 2 से 10 में भागा दिए, 10 से कट गया ना, आपके पास हासिल कितना बचा? कुछ नहीं बचा, तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए। जितना हासिल आपको बचेगा यहाँ पे आप लिखते चलिएगा। आप फिर इसमें 2 से भागा, जब तक ये 0 नहीं हो जाए नीचे में तब तक आपको 2 से भाग देते रहना है। 2 से भाग देंगे यहाँ पे तो कितना 2 पंच 10, कितना बचा हासिल 0 लिख दिए। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे 2 से भागा देंगे यहाँ पे, देखिए 2 दूनी 4, अब आपके पास हासिल कितना बचा? एक बच्चे को है ना, ये एक लिखेंगे। अब दोस्तों हम फिर से 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी
दुक्का 2, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा और उसके पास कितना होगा 0 हो जाएगा, यहाँ से नहीं बचा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब देखिए 1 आ चुका है ना यहाँ पे, अब 2 से भाग लगेगा क्या, इसमें नहीं लगेगा। जब भाग लगना बंद हो जाएगा ना तब आप क्या कीजिएगा, नीचे से आपको ऊपर करना है, ठीक है। नीचे से ऊपर करेंगे, जैसे कि फिर से हम आपको बता देते हैं, जैसे कि 20 है ना यहाँ पे, तो 20 में हम क्या करेंगे, 2 से पहले हम भगा देंगे, तो 2 से कितना होगा 10 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 0 हो गया, ठीक है। उसके फिर 2 से हम भगा देंगे, 2 पंचे 10, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 2 से हम भगा देंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4, यानी यहाँ से 1 बच चुका है। अब फिर 2 से भगा देंगे तो 2 का 2, 1 हो जाएगा। अब हमको नीचे से क्या करना, ऊपर कर जाना है, ठीक है, ऐसे जाना है नीचे से ऊपर की ओर। तो 1 हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 0 1 0 0, यानी कि 1 0 1 0, यानी 10 100 कहाँ पर दे रखा है, वही हमारे पास का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बाइनरी ऐसे ही निकालना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एक एंड गेट क्या होता है। तो दोस्तों एक एंड गेट जो होती है ना वो कौन सी होती है आपको बताना है। रिलैक्सेशन होती है, मेमोरी की सर्किट होती है, और आपके पास क्या है तो अनुक्रमिक सर्किट होती है और संयोजन सर्किट होती है। तो एंड गेट जो होती है ना आपके पास वो क्या होती है, संयोजन सर्किट होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो, लॉजिक गेट जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जो क्या काम करती है। तो ये जो काम करती है दोस्तों वो करती है अंकगणितीय व लॉजिक फंक्शन करता है। कौन सा, लॉजिक गेट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, नाम से ये स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय विद्युत नियम 1956 में कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि की से ऊंचाई दी गई है। तो दोस्तों जितने भी IE रूल है ना, हम अपने जो पैड पे चलता है हमारे टेलीग्राम पर, उन सभी को हमने कवर कर दिया बहुत ही अच्छे ढंग से। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सभी के होठों पे IE रूल जो है ना छप चुका है, यानी कि याद हो चुका है। तो वो जो वीडियो देख रहे होंगे उसके लिए ये बहुत आसान प्रश्न होगा, वो आसानी से इसको कर ले जाएंगे। यहाँ पे आगे भारतीय नियम 1956 में कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है। तो नियम नंबर कितना है वो 85 है, कितना 85 में ये ओवरहेड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक सेकंड फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन भारतीय विद्युत नियम 1956 में कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक भूमि। दोस्तों यहाँ पे 85 नहीं होगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, 77 नियम 77 होगा, ठीक है। भारतीय विद्युत नियम 1956 में कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक भूमि से ऊंचाई होती है। तो नियम 77 में होती है, कितना 77 में। तो 85 की हम बात करें तो खंभों के बीच अधिकतम अंतर जो होती है वो किस में बताई गई है, वो 85 नियम में बताई गई है। खंभों के बीच अधिकतम अंतर किसमें, 85 में बताई गई है, इसे आप याद रखेंगे। और उसमें 92 में क्या है तो आसमानी विद्युत से सुरक्षा, जो आसमानी विद्युत होती है परिचालक चालक जो बिजली निकलता है, तो आसमानी विद्युत से मतलब जो सुरक्षा मिलती है वो किसमें बताया गया, नियम 92 में बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी संस्थान में लगा हुआ ऊर्जा मापक यंत्र किस प्रकार का यंत्र होता है। तो किसी भी संस्थान में जो लगाते हैं ऊर्जा मापक यंत्र जो होती है वो किस प्रकार की होती है, ये होती है समाकलन प्रकार की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी धारावाही विद्युत तार से चिपक गए किसी व्यक्ति को तार से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कोई तार से कोई व्यक्ति चिपक गया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है कि लोहे के पाइप से, स्टील के मजबूत पाइप से, पानी के बौछार से, सूखी लकड़ी के डंडे से। तो दोस्तों जब आप ध्यान रखेंगे जब भी किसी को बिजली लगेगा ना तो यदि लटक गया उसमें तो आपको उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, सूखी लकड़ी के डंडे से हम क्या करेंगे, उसको हम अलग करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। यदि तो कैसे प्रवाहित नहीं होगा दोस्तों, तो दोनों की धारिता क्या होगी, समान हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ना 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बेटन वायरिंग में 19 मिमी बेटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के ओवर ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे। तो ओवर जो लैपिंग भाग है ना इसकी जो लंबाई हो जाएगी इसमें वो कितनी हो जाएगी, तो 40 mm का जो है ना लंबाई का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को लगाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, मानक ठोस बैंड्स। दूसरा के पास है कि मानक निरीक्षण बैंड्स, और आपके पास ऑप्शन है धात्विक लचीली नलिका, और चौथा है ऑफसेट बैंड्स। तो किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करते हैं धात्विक लचीली नलिका का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित का होना चाहिए। तो फ्यूज तार के लिए किसका होना चाहिए दोस्तों, तो वो जो निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना इसमें आवश्यक होती है, किसमें, फ्यूज तार के लिए। अगला सवाल आपके पास है कि डीसी मशीन की दक्षता अधिक होती है। तो डीसी मशीन दक्षता होती है वो अधिक होती है, किस पे होती है दोस्तों, आपको बताना है। ये होती है हानि निम्न हो, तब जो होगी क्या होगी, दक्षता अधिक हो जाएगी। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और इसे 300 वोल्ट पर 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी दक्षता यदि 75% हो तो मोटर की औसत शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है,
एक जनरेटर देखा जैसे मोटर लगाया जा रहा है और यह 300 वोल्ट पर। तो वोल्ट का मान कितना हमारे पास दोस्तों, देखिए वोल्ट हमारे पास कितना है 300 वोल्ट है ना, भी का मान कितना 300 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद आई कितनी है, धारा कितनी हमारे पास है, तो 18.65 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है ना। तो यदि हम वहाँ पर वाट मतलब शक्ति निकालते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए वी का मान कितना है 300 है, और 300 गुना कितना कर देंगे, आई का मान कितना है 18.65 है एम्पियर। यदि आप इसे गुना कर देंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, गुना करने के बाद दोस्तों आपके पास आएगा 59 मतलब कितना 5995 कितना, सॉरी एक बार गुना कर देते हैं, 5595 5595 आ चुका है। ठीक है, यानी 5595 दोस्तों क्या आएगा आपके पास जो है ना वाट आ जाएगा, क्योंकि शक्ति निकाल रहे हैं तो वाट आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसकी दक्षता निकालना है। तो दक्षता हम एफिशिएंसी क्या जानते हैं, एफिशिएंसी बराबर होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालते हैं तो क्या होता है आउटपुट शक्ति और बटे क्या होता है इनपुट शक्ति होती है। हमने आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी। तो एफिशिएंसी कितना है 75% है, 75% यहाँ पर लिखेंगे, जिसकी वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पर लिख देंगे। आउटपुट हमको निकालना है दोस्तों, तो आउटपुट हम निकालेंगे यहाँ से आउटपुट। इनपुट हमारे पास कितना दे रखा है, तो इनपुट दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कितना है 5595। ये इनपुट देखिए कहाँ पे, एक सेकेंड, तो इनपुट दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है ना हमारे पास 5595 दे रखा है इनपुट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आउटपुट हम निकालेंगे यहाँ से, यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो आउटपुट निकालने के बाद दोस्तों आपके पास जो है ना जो कितना आ जाएगा, तो 4196.25 दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आउटपुट आ चुका रहेगा। अब आपको अशक्ति बताना है कि जो अशक्ति क्या होती है, एक मतलब एक एच पी का क्या होता है 740 वाट होता है ना, तो 746 वाट आपको निकालना है दोस्तों। तो 700 क्या करेंगे आपको, देखिए 4196 है ना, 4196.25। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको 746 से डिवाइड कर देना है। यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा पास, तो 7.5 HP आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, डिस्कधारी जनित्र में कुंडली दूरी को पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, तो किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, ये प्रति पोल क्रम विनियमक बार के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास है कि ऑटोमोबाइल की बैटरी को अब आवेशित करने के लिए कौन सी जनित्र उपयोगी है। तो ऑटोमोबाइल की जो बैटरी होती है ना, इसको आवेशित करने के लिए कौन सी जो मतलब कि जनित्र उपयोगी होती है, ये होती कौन सी, शंट जनित्र जो होती है इसमें उपयोगी होती है। अगला सवाल है कि एक डीसी जनरेटर की वेव बाइंडिंग में 8 पोल वाले 4 चालक 600 RPM की गति पर घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो प्रेरित EMF का मान कितना हो जाएगा। तो प्रेरित EMF का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो ई बराबर हम यहाँ निकाल लेंगे EMF का मान। तो कितना कर देंगे 0.5 है ना, 0.5 वेबर गुना कितना होगा 4 चालक है, और कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो पोल कितना 8 है, इसके बाद RPM कितना है 600 है। ठीक है, और बटा कितना हो जाएगा 120 कर देंगे। जब इसे आप डिवाइड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा देखिए शून्य यहाँ पे आ जाएगा, 6 दूनी 1200, 2 चौके 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 5 चौके 20 चौके 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 जो है ना यहाँ पे वोल्ट, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है उस विधि को क्या कहते हैं। तो उस विधि को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उस विधि को हम लोग कहते हैं गतिज विधि कहते हैं। विधि क्या कहलाती है, गतिज कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि आर्मेचर प्रक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। तो आर्मेचर प्रक्रिया जो है ना किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो ये होती है किसके द्वारा, आर्मेचर करंट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होती है। डीसी जनित्र द्वारा जनित EMF निर्भर करती है इसकी, तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो ये निर्भर करती है फ्लक्स और गति दोनों पर निर्भर करती है। प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स डैश में EMF प्रेरित करता है, तो किस में EMF प्रेरित करता है दोस्तों, तो वो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में EMF जो होती है वो प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित में को आपस में बदलकर प्रभावी ढंग से वितरित की जा सकती है, तो वो कितनी की जा सकती है दोस्तों, वो कर सकती है आर्मेचर कनेक्शन से वितरित की जा सकती है। नो लोड पर डीसी मोटर की चाल कितनी होती है, जैसे नो लोड पर डीसी मोटर होती है ना उसकी चार्ज होती है इन्फिनिट होती है, यानी कि अनंत होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तो सेकेंडरी होना चाहिए, तो सेकेंडरी क्या होना चाहिए दोस्तों, वो लघु परिपथ होनी चाहिए। अगला सवाल आपके पास है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो होती है ना इसकी जो मुख्य काम होती है ये क्या होती है, परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना इसका क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है।
अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज तक विपरीत एसी में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। यानी कि उच्च वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कौन परिवर्तित करता है दोस्तों, तो ये करता है, आपको पता है वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर ही करता है। यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या चेंज कौन करता है, तो वो ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर में भंवर हानियाँ निम्न में से कौन सी होती है, तो ट्रांसफार्मर जो भंवर हानियाँ होती हैं दोस्तों वो होती है कोर में होती है। किसमें, कोर में होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक खुला परिपथ दे रखा है, खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 1600 वाट है, ठीक है, और पूर्ण भार धारा पर लघु पथ परीक्षण में 1600 वाट है, तो अर्ध भार लोहा हानि क्या होगी। देखिए लोहा हानि जो होती है ना कभी भी चेंज नहीं होती है, यानी कि लोहा हानि जितना रहेगा ना उतना ही रहेगा, कितना अर्ध लोहा हो कुछ भी हो वो चेंज नहीं होने वाला दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1600 ही होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे 1600 बना लीजिए, यहाँ पे काट करके 1600 वाट जो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक 2000 और 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडल में 66 फेरे है, तो प्राथमिक कुंडल में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी। आपके पास देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं कि 2000 वोल्ट है, ठीक है, दूसरा 2000 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडल में 66 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2000 वोल्ट दे रखा है ना, तो देखिए V2 का मान कितना है हमारे पास, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया ना, तो N2 कितना है हमारे पास, फेरों की संख्या कितना है 66 है, हमको N1 का वैल्यू निकालना है। N वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, N2/N1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बराबर V2/V1 करेंगे। तो यहाँ से V2/V1 का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए 200 बटे कितना 2000 दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद बराबर के हो जाएगा, तो के का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1/10 हो जाएगा ना, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कुंडल में फेरों की संख्या निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, N2/N1 बराबर कितना होगा 1/10 हो जाएगा ना। तो N1 यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, तो 10 गुना कितना 66, क्योंकि कितना पहला द्वितीय दे रखा है 66 गुना 10 कितना होगा 660 हो जाएगा, ठीक है। 660 क्या हो जाएगा फेरों की संख्या जो है किसमें कुंडल में हो जाएगा प्राथमिक में, तो 660 कहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात 3:2 है, यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा। सेम वही दोस्तों प्रश्न है यहाँ पे, N2/N1 कितना हमारे पास दे रखा है 3/2 है ना, 3:2 बराबर के, तो के का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 1.5 निकल जाएगा, तो 3 का था कितना होता है 1.5 होता है। तो V1 कितना हमारे पास है 30 दे रखा है, 30 वोल्ट है ना, तो हमको V2 का वैल्यू निकालना है। तो V2 वैल्यू कैसे निकालेंगे, V2/V1 बराबर के होता है जानते हैं हम लोग। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, तो के V1 हो जाएगा, तो के का मान कितना हमारे पास है 1.5 है, और V1 कितना है 30 दे रखा है। अब इसे गुना करेंगे तो 0 हटाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से 45 हो जाएगा, तो 45 वोल्ट इसका बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अगला सवाल आपके पास है कि ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1000 और 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 800 वोल्ट सॉरी यहाँ पर 80 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर 80 है, 80 वोल्ट AC प्रयोग की जाती है, तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर कितना होगा। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है एक ही मतलब कैटेगरी का प्रश्न है, तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो 100 प्रश्न का जो आंसर है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, तो देखते हैं कौन कौन लोग इसका जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।